लगभग 15 साल की सिविल वॉर के बाद सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद को एक तेज 2 वीक के ऑफेंसिव के दौरान पार से हटा दिया गया। 8 दिसंबर को रिबेल फोर्सेस ने दमास्कस पर अपना कब्जा जमा लिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक असद एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में चले गए हैं। असद के हटने के बाद दमास्कस में जश्न का माहौल है, लेकिन ये बदलाव सीरिया के भविष्य और विदेशी शक्तियों के रोल को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े करता है। दुनिया भर की राजधानियां, जिनमें न्यू दिल्ली भी शामिल है, अभी इस रिबेलियन के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को समझने और उनका समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम बात करेंगे सीरियन क्राइसिस की, इसमें इन्वॉल्व की प्लेयर्स की, साथ ही नजर डालेंगे बशर अल असद के आउटस्टर के पीछे के रीजंस पर और इसके इंडिया और बाकी कंट्रीज पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की और इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में। But before unraveling the issues of conflicts in Syria, let us understand why Syria is considered as an important and strategic player. सीरिया के बॉर्डर नॉर्थ में टर्की, ईस्ट में इराक, वेस्ट में लेबनान और मेडिटेरेनियन सी और साउथ में इजराइल और जॉर्डन से मिलती है, जो इसे मिडिल ईस्ट में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक प्लेयर बनाता है। ये रीजन कभी एंशिएंट असीरियन किंगडम का पार्ट था और ये अपने साथ कई कल्चर्स और हिस्ट्री को समेटे हुए है। सीरियन अरब रिपब्लिक में अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज रहती हैं, जिनमें मेजरली सुन्नी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और अलोवाइट्स हैं। अलोवाइट्स शिया मुस्लिम्स की एक ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। बशर अल असद अलोवाइट माइनॉरिटी के लीडर हैं, जबकि फ्री सीरियन आर्मी, जो कि मुख्य रिबेल फोर्स है, 90% सुन्नी मुस्लिम्स पर बेस्ड है। इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट एक सेक्टेरियन कलर भी ले लेता है। सीरिया के नेबरिंग कंट्रीज ने भी अपने रिलीजियस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी साइड चूज की है। शिया मेजॉरिटी रखने वाला कंट्री ईरान असद को सपोर्ट करता है, जबकि सुन्नी मेजॉरिटी वाली कंट्रीज कतर और सऊदी अरेबिया रिबेल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सीरिया पास्ट में अरब लेवांट और ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मॉडर्न स्टेट सीरिया एक फ्रेंच मैंडेट के रूप में बना। अक्टूबर 1945 में सीरिया ने अपनी इंडिपेंडेंस सिक्योर की। आजादी के बाद सीरिया काफी टर्मोइल से गुजरा। कई मिलिट्री कूज हुए। 1961 के एक रेफरेंडम के बाद अरब रिपब्लिक ऑफ सीरिया का गठन हुआ, लेकिन देश तब तक अनस्टेबल रहा जब तक बाथ पार्टी ने 1970 के एक और coup d'etat के बाद असद फैमिली के ऑटोक्रेटिक रूल में पार नहीं ले लिया। हफीज अल असद ने 2000 तक देश की अगुवाई की और उनके बाद उनके बेटे बशर अल असद ने पार अज्यूम किया। सीरियन कॉन्फ्लिक्ट को डिकोड करने के लिए इसमें इन्वॉल्व की प्लेयर्स को समझना बेहद जरूरी है। सीरियन कॉन्फ्लिक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट की प्लेयर है बशर अल असद। बशर अल असद ने 2000 में पार संभाली। अपने पिताजी हफीज अल असद के बाद, जो 1971 से सीरिया के रूलर थे। शुरू में असद को रिलक्टेंट लीडर समझा गया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना पॉलिटिकल प्रोमिनेंस बढ़ाया। 2009 में एक CNN पोल के मुताबिक उन्हें मोस्ट पॉपुलर अरब लीडर का टाइटल मिला था। रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह ने असद को मिलिट्री सपोर्ट दिया, जो उसकी गवर्नमेंट को सस्टेन करने के लिए काफी क्रिटिकल था। इन कंट्रीज का सपोर्ट असद के रिजीम को बरकरार रखने में मददगार रहा है। द सेकंड की प्लेयर इन दिस कॉन्फ्लिक्ट इज हयात तहरीर अल शम या HTS। HTS वो ग्रुप है जो असद को हटाने के लिए काफी एक्टिव रहा। ये ग्रुप ओरिजिनली अल कायदा की सीरियन ब्रांच थी, लेकिन वक्त के साथ ये ज्यादा लोकल इस्लामिस्ट फैक्शन बन गया। अबू मोहम्मद अल जोलानी के लीडरशिप में HTS ने आईसिस और अल कायदा की सीरियन ब्रांच को डिसमेंटल कर दिया। ग्रुप का मेन फोकस अब सीरिया के नेशनलिज्म पर है, न कि ग्लोबल जिहाद पर। द थर्ड की प्लेयर्स आर US एंड टर्की। इन्होंने टर्की बैक्ड सीरियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट किया। इन कंट्रीज ने असद के खिलाफ फैक्शंस को सपोर्ट किया। इजराइल ने भी असद के रिजीम को टारगेट किया, खास करके इसलिए क्योंकि वो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा था। बशर अल असद की रिजीम के आउटस्टर में कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक मिसस्टेप्स और सोशल डिस्कंटेंट। असद के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने मॉडर्नाइजेशन को टारगेट किया, लेकिन लोअर क्लासेस को इकोनॉमिकली साइडलाइन करने से सोशल डिस्कंटेंट बढ़ा। 2011 में अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट्स के बाद असद ने डेमोक्रेटिक डिमांड्स को ब्रूटली सप्रेस किया, जो बाद में सिविल वॉर का एक बड़ा रीजन बना। इसके अलावा सीरिया की सेक्युलर सोसाइटी में रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स का इन्फ्लुएंस बढ़ गया।
जैसे आइसिस ने सीरिया के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल किया। इसके साथ साथ सीरिया की सुन्नी मेजॉरिटी ने असद के अलावाइट लेड रिजीम पर पावर को मोनोपोलाइज करने का आरोप लगाया। बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट और राइजिंग प्राइसेस ने असद की पॉपुलैरिटी को फर्दर डाउन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट was सीरिया में इस्लामिस्ट रिबेल ग्रुप HTS का बढ़ता डोमिनेंस। असद के अलीज रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वीकन हुए, जिससे HTS को दमास्कस पर कब्जा करने में काफी मदद मिली। इंडिया और सीरिया के बीच का लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, जो कि हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज पर बेस्ड है। इंडिया ने हमेशा सीरिया के इम्पोर्टेंट इश्यूज जैसे कश्मीर और गोलन हाइट्स के क्लेम्स को सपोर्ट किया है। इंडिया ने सीरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर्स में भी काफी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जैसे कि तिशरीन थर्मल पावर प्लांट और ONGC का ऑयल एक्सप्लोरेशन। ऐसे में इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से काफी इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं। ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म जैसे कि आईसिस की स्ट्रेंथनिंग इंडिया के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही सीरिया में इंडिया के लार्जर डायस्पोरा की प्रेजेंस है। अगर सीरिया मेडिटेरेनियन अफगानिस्तान बन जाता है तो ये उनके लिए सीरियस ह्यूमन राइट्स थ्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सीरियन क्राइसिस से नेविगेट करने के लिए इंडिया क्या पॉसिबल स्टेप्स ले सकता है। इंडिया को सीरिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में साइड्स लेने से बचना चाहिए। इंडिया को अपनी पॉलिसी को नॉन इंटरवेंशनिस्ट रखना चाहिए और पीस बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए। इंडिया को रशिया, ईरान, तुर्की और अरब लीग के साथ कोलैबोरेशन करके पॉलिटिकल सेटलमेंट को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर सीरिया में डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन को फूड, मेडिकल सप्लाईज और शेल्टर प्रोवाइड करने में हेल्प भी करना चाहिए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया को रीजनल इंस्टेबिलिटी से इकोनॉमिक फॉलआउट को मिटिगेट करना चाहिए। इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एनहांस करके इंडिया को साउथ एशिया में थ्रेट्स प्रिवेंशन पर जोर देना चाहिए। आज सीरिया क्राइसिस सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल चेसबोर्ड बन चुका है, जिसमें हर मूव का असर हर कोने में महसूस हो रहा है। इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इंडिया के लिए जरूरी है कि वो अपने हिस्टोरिकल टाइज, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच एक बैलेंस स्ट्राइक करे। सीरिया का भविष्य सिर्फ उस देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया और दुनिया के स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया को ये समझना होगा कि क्राइसिस को नेविगेट करने का मतलब सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स और डायस्पोरा को प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि अपने ग्लोबल स्टेचर को एक रिस्पॉन्सिबल और विजनरी पावर के रूप में एस्टैब्लिश करना भी है। एक प्रैग्मैटिक और फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी के साथ इंडिया सीरिया के इस टर्बुलेंट समय में शांति और स्टेबिलिटी का एक बीकन बन के आ सकता है।